हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ललिता एक गरीब सब्जी बेचने वाली औरत है जो सब्जियां बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी, लेकिन वो स्वभाव और जुबान से थोड़ा कड़क थी, जिसकी वजह से उसके ग्राहकों से बहुत कम ही बनती थी। एक दिन शाम के समय वो सब्जी मंडी में बैठी सब्जियां बेच रही होती है। तभी वहाँ एक गीता नाम की लड़की आती है और उससे कहती है, आंटी जी, ये धनिया कैसे दे रही हैं आप? बेटी, जिस दाम पर सभी सब्जी वाले दे रहे हैं मैं भी उसी दाम पर दे रही हूँ। मैं कौन सा कुछ अलग से लगा कर दूंगी। हाँ, वो बात तो ठीक है आंटी जी, लेकिन फिर भी आप अपना दाम तो बताइए, पटेगा तभी तो लूंगी ना। देख बेटी, मैं यहाँ पटने पटाने के लिए तो बैठी नहीं हूँ। मेरा काम है सब्जियाँ बेचने का। और रही बात दाम की, तो 20 की एक गड्डी है। तुम्हें कितनी गड्डी चाहिए ये बताओ। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे कोई कच नहीं चाहिए। जो दाम है वही रहेगा। मैं 1 रुपया भी कम करने वाली नहीं हूँ। हाय राम, आंटी जी, आपने तो अलग ही लूट मचा रखी है। बताओ, आपकी धनिया की सारी पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं। उसके बाद आप कह रही हैं कि आप उसे 20 की देंगी। अरे मैं इसे 10 की भी ना खरीदूं, आप 20 की बात कर रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, जब खरीदना नहीं है मेरे सब्जी के ठेले पर तो सब्जियाँ देखने आई ही क्यों हो। नहीं लेना कुछ तो चलती बनो यहाँ से। क्यों फोकट में मेरा टाइम खराब कर रही हो। कोमल और प्रीति आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोमल की माँ सुमन आती है और कहती है, ठीक है ले जाओ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हमेशा तुम्हें इतने सस्ते में दे दूंगी सब्जियाँ। ललिता इतना कहकर दोनों धनिया की गड्डी उठाकर गीता को 10 रुपए में दे देती है, जिसके बाद गीता वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ललिता के पास ग्राहकों की लाइन लग जाती है और कुछ ही समय में उसके ठेले की सारी सब्जियाँ बिक जाती हैं और वो बड़ी खुशी के साथ अपने घर लौट आती है। अगले दिन ललिता सब्जियों का ठेला लिए गलियों में सब्जियां बेच रही होती है। तभी उसकी नजर गीता पर जाती है, जो 2 औरतों का झगड़ा सुलझा रही होती है। तभी ललिता उसे देखकर अपने मन में कहती है, ये चालाक है। ये तो मैं कल ही समझ गई थी, लेकिन ये चालाक होने के साथ साथ समझदार भी है। इतनी समझदारी से स्नेह से 2 और 2 के बीच का झगड़ा 2 मिनट में सुलझा दिया। इसके अंदर मेरी गुरु बनने के सारे गुण हैं। अगर ये मेरे घर पर बहू बनकर आ जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे, क्योंकि ये मेरे लिए शुभ भी है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा। ललिता इतना कहकर अपनी सब्जियों का ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और गीता पर नजर रखना शुरू कर देती है। समय बीतता है। समय के साथ ललिता जैसे तैसे करके गीता के साथ अपने बेटे दीपक की शादी करवा देती है और उसे अपने घर की बहू बनाकर अपने घर ले आती है। एक दिन सुबह के समय गीता रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कांता वहाँ आती है और ललिता से कहती है, ललिता बहन, मुझे जरा 5 किलो आलू दे दो। मेरे घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई है। मैं तो बड़ी परेशान हो रही थी। फिर मुझे तुम्हारी याद आई कि तुम मेरे घर के बगल में ही रहती हो, तो फिर मुझे सब्जियों के लिए शाम तक का इंतजार क्यों करना। कांता बहन, तुम 5 क्यों 10 किलो आलू ले लो। बल्कि आलू ही क्यों, तुम्हें जो सब्जियां लेनी है ले लो। प्याज, टमाटर, गाजर, मूली। लेकिन पहले ये बता देती हूँ, सबके दाम एक ही होंगे। मुझे कुछ कच मत करना सुबह सुबह। हाँ ठीक है, लेकिन पहले आलू का दाम तो बताओ कि तुम 5 किलो आलू कितने के दे रही हो। कांता बहन, तुम्हें 5 किलो आलू 200 का पड़ेगा। लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। ललिता बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी इस कड़वी बोली की वजह से ही कोई तुमसे सब्जियां नहीं खरीदता है। जो आलू मार्केट में 100 रुपए के मिल रहे हैं, वही 5 किलो के तुम 200 में बता रही हो। तो मैं कौन सा तुम्हारे पैरों पर गिर रही हूँ कि मुझसे ही आकर सब्जियां खरीदो। तुम्हें नहीं पड़ता तो तुम जा सकती हो। ललिता की बात सुनकर कांता बिना आलू लिए ही वहाँ से ही चली जाती है। उन दोनों की बातें रसोई में खड़ी गीता सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आप कैसी दुकानदार हैं? दुकानदार कभी अपने ग्राहक को वापस नहीं जाने देता है, और एक आप हैं जो अपनी बोली ऐसी रखती हैं, ग्राहक दोबारा कभी आए ही ना। ज्यादा कमाने के चक्कर में आप तो जो आने वाला होता है ना, उसे भी गवा देती हैं। अब तू मुझे सिखाएगी कि सब्जियां कैसे बेचनी है। ये काम मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ।
माँ जी, लेकिन आपको सब्जियाँ बेचने का सही तरीका नहीं आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, कल से हम दोनों सास बहू एक साथ सब्जियां बेचने चलेंगी मार्केट में। जरा मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसे सब्जियां बेचती है। ठीक है माँ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कल से आपके साथ सब्जियाँ बेचने के लिए चलूंगी। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सब्जियों का ठेला लेकर वो अपनी सास के साथ सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सब्जियों का ठेला लेकर वो अपनी सास के साथ सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है, जहाँ गीता गाना गाते हुए सब्जियाँ बेचती है। आ गई सब्जी वाली आ गई, आपकी गली में आ गई सब। अपनी बहू को गा गा कर सब्जियाँ बेचते हुए देखकर ललिता कहती है, बहू ये तो क्या गा रही है? हम सब्जियां बेचने आए हैं, न कि अपनी सब्जियों का प्रचार करने, जो तू ऐसे गा गा कर सब्जियां बेच रही है। माँ जी, अगर हम भी लोगों की तरह सब्जियां बेचेंगे तो लोगों और हमें क्या ही फर्क रहेगा। जब हम कुछ अलग करेंगे तभी तो लोग हमारे पास आएंगे। अब आप देखते जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में सारी सब्जियां बेच दूंगी इस तरीके से। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ ऐसे गा गा कर कितनी सब्जियां बेच सकती है तू। देख लीजिए माँ जी। अब सुनिए मेरा दूसरा डायलॉग। खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती बढ़ाता लाल टमाटर, आइए ले जाइए ताजी हरी सब्जियाँ। गीता अपने गाने के तरीके से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है और कुछ ही समय में उसके ठेले की सारी सब्जियां बिक जाती हैं, जो चीज ललिता को बड़ा ही हैरान करती है। जिसके बाद गीता रोज अपनी सास के साथ सब्जियां बेचना शुरू कर देती है। उसके कारण रोज ललिता के ठेले की सारी सब्जियां बिक जाया करती और उनकी जो चीज ललिता को बड़ा ही हैरान करती है। जिसके बाद गीता रोज अपनी सास के साथ सब्जियां बेच, जो कि गीता को अच्छा नहीं लगता था। समय बीतता है, तभी एक दिन गीता ललिता के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुझे पैसे क्यों चाहिए? तेरा सारा खर्चा तो मैं ही देखती हूँ ना। ठीक है माँ जी, अगर आपको मुझे मेहताना नहीं दे सकती हैं तो आप सब्जियों का बंटवारा कर दीजिए। हम दोनों अपनी अपनी सब्जियाँ बेचेंगे ताकि मुझे आपसे पैसे ना मांगने पड़े। ठीक है, तुझे क्या लगता है तू नहीं रहेगी तो मैं सब्जियां नहीं बेच पाऊंगी? मुझे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। ललिता इतना कहकर अपनी सब्जियों का बंटवारा कर देती है। जिसके बाद दोनों सास बहू सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां बेचना शुरू कर देती हैं। जहां एक तरफ गीता गा गा कर कुछ समय में ही अपनी सारी सब्जियां बेचकर घर आ जाती, तो वहीं दूसरी तरफ ललिता अपने खड़ूस स्वभाव के कारण एक भी सब्जी बेच नहीं पाती। समय बीतता है और उसके पास खर्चे तक के पैसे नहीं रह जाते। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू के पास आकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तू अपनी जगह सही थी, मुझ में ही बिना बात के घमंड आ गया था। अब तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। बस तू मेरे साथ मिलकर फिर से सब्जियां बेचना शुरू कर दे। जब से तू अलग हुई है मेरी तो कमाई ही बंद हो गई। मैं तुझे तेरा मेहनताना देने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी सास को अपनी गलती का एहसास करते हुए देखकर गीता उसे माफ कर देती है और दोबारा से अपनी सास के साथ मिलकर सब्जियां बेचना शुरू कर देती है। समय बीतता है और समय के साथ गीता के गाकर सब्जी बेचने के अंदाज के कारण दोनों सब्जी बेचने वाली सास बहू सब्जी मंडी में बहुत ही चर्चित हो जाती हैं। शाम के समय अंजना थकी हारी ऑफिस से घर लौटती है और मुंह हाथ धोकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। तभी खाने में चावल को देखकर वो मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी क्या है ये? नहीं मतलब क्या है ये? क्या है मतलब खाना? अरे खाने में दाल चावल है और क्या है? वो तो मुझे भी दिख रहा है, रोज रोज यही दे देती हो। अरे कुछ और नहीं है क्या खाने में? है ना, ये अचार है, सलाद है और हाँ पगली ये हरी मिर्च भी तो है। हाँ तो तू खा लेना। मम्मी मुझे नहीं खाना। क्यों? थोड़ी देर पहले तो खाना खाने की रट लगाए बैठी थी, अभी खाना सामने रखा है तो ना नुकुर कर रही है। छोड़ो ना मम्मी, जो बाहर का मोमोज पिज्जा चढ़ते हो उन्हें घर के दाल चावल कहाँ से भाएंगे? हाँ हाँ
बाहर चरने के लिए तो मुझे धन तू ही देता है ना, वो भी बहुत सारा, अंबानी कहीं का। मम्मी आपको पता है ना, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इनको खाने के बाद आधी रात को फिर से मुझे भूख लग जाती है। अगर आप चावल बनाते हो ना तो मेरे लिए 2 रोटी सेक दिया करो। अरे एक दिन रोटी नहीं मिली तो इतना क्या हल्ला मचा रही है? कभी कभी चावल भी खा लेने चाहिए। चल चुपचाप बैठ और खाना खा। मंजू के कहने पर अंजना मुंह बनाते हुए खाना खाने लगती है। अंजना को चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चावल को देखकर ही उसका मुंह बन जाया करता था। वो ज्यादातर रोटियां खाना ही पसंद करती थी। एक दिन वो अपने दोस्त आकाश के साथ लंच करने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां मेन्यू देखकर आकाश कहता है, आज क्या खाया जाए? कुछ भी ऑर्डर कर ले, आज अंजना तेरी पसंद का खाना खाएगी। चलो सही है, यानी आज मुझे भरपेट खाना तो नसीब होगा और जबरदस्ती ठूसना भी नहीं पड़ेगा। कुत्ते तू कहना क्या चाहता है? मैं तुझे अपनी पसंद का खाना जबरदस्ती खिलाती हूँ? बिल्कुल, लेकिन अभी इस बात को लेकर कोई बहस नहीं, क्योंकि ये लंच टाइम है, बहस टाइम नहीं। हाँ हाँ, रो क्यों रहा है? नहीं कर रही बहस। चल तू ऑर्डर कर, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर में जब वो वापस आती है तो देखती है कि टेबल पर 2 प्लेट चिकन बिरयानी रखी है। चावल देखकर उसका मुंह एक बार फिर बन जाता है और वो कहती है, ओए ये क्या, चावल ऑर्डर कर दिए तूने? ओ गवार, इसे चावल नहीं चिकन बिरयानी कहते हैं और ये मेरी फेवरेट डिश है। आजा बैठ जा, मस्त मजे लेकर खाएंगे। यार चावल चावल होते हैं, फिर तू उन्हें बिरयानी कह ले, जर्दा कह ले या पुलाव कह ले, है तो चावल ही ना। ओए इसको देखते ही मेरी भूख मर गई। क्या बकवास कर रही है? अरे लड़कियों को तो चावल बड़े पसंद होते हैं, फिर तुझे पसंद क्यों नहीं? और तेरे सामने कोई ऐसे वैसे सादे चावल नहीं, बल्कि बासमती चावल से बनी जायकेदार बिरयानी रखी है। इसे देखकर तो खाए पिए इंसान की भूख जाग जाती है। तू खाकर तो देख। और वैसे भी तूने कहा था मेरी पसंद का खाना खाएगी, फिर अब तो खाना ही पड़ेगा। बस बस, तू तो भाषण देने ही बैठ गया। मैंने बोला था ना, इसलिए खा लेती हूँ। इतना कहकर वो बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। पहले तो वो बेमन से 1 चम्मच खाती है और फिर देखते ही देखते वो सारी प्लेट चट से साफ कर जाती है और फिर आकाश की प्लेट को घूरने लगती है और आकाश कहता है, ओए ऐसे क्या लालची निगाहों से देख रही है? मेरी बिरयानी पर नजर मत लगा, अभी मैं भूखा हूँ। मुझे तेरी प्लेट से भी खाना है। यार अभी तो तुझे अपनी वाली भी नहीं खानी थी और अब तू मेरी प्लेट पर भी नजर गड़ाए बैठी है। ये क्या बात हुई? मैं नहीं दे रहा। सोच ले, मुझसे शेयर नहीं करेगा, बिरयानी नहीं खिलाएगा ना, तो तुझे भी हजम नहीं होगी। ये भी है, मतलब अपनी पसंद का ऑर्डर करके भी मेरा पेट भरने से रहा। ले ठूस ले। इतना कहकर वो अपनी प्लेट उसके आगे कर देता है और अंजना स्वाद लेकर आराम से बिरयानी खाने लगती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर लौटते ही अंजना डकार लेते हुए कहती है, वाह क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या बात है, घर के खाने में तो तुझे स्वाद नहीं आता। ऐसा भी क्या खाकर आई है बाहर से जो डकारे लिए जा रही है? अरे मम्मी बता दिया ना तो आप यकीन नहीं करोगी। क्यों, गोबर ठूस कर आई है क्या? बता दे, इस पर ना यकीन करने जैसा कुछ नहीं है। ओ हेलो, मेरा टेस्ट तेरे जैसा घटिया नहीं है, समझ गया? मम्मी आज मैंने लंच में बिरयानी खाई। नहीं, चिकन बिरयानी खाई। क्या बकवास कर रही है? रहने दे, चावल को देखते ही तो तेरा मुंह किसी सड़े हुए संतरे जैसा हो जाता है और तू बिरयानी खाकर आई है। मैं नहीं मानती। तुझे बताने के लिए कोई और डिश नहीं मिली तो चावल, अरे नाना, बासमती चावल से बनी चिकन बिरयानी का नाम ले लिया। क्या अंजना, बात तो वो कर जिस पर बंदे को यकीन हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। अरे मुझे चावल पसंद नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो बिरयानी, हाँ वो मुझे बड़ी पसंद आई। आपको पता है माँ, मैं अपनी प्लेट के साथ साथ आकाश की प्लेट की भी सारी बिरयानी खा गई। आज से बिरयानी मेरी फेवरेट डिश है। बताओ, चावल ना पसंद करने वाली का फेवरेट खाना ही बिरयानी हो गया। भगवान तेरी भी अलग माया है, चावल ना खाने वाली को बिरयानी का फैन बना दिया। अरे ओ सस्ते शायर, चल साइड हट। बिरयानी खाने के बाद मुझे सुस्ती आ रही है। मम्मी बाय, मैं चली सोने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से अंजना बिरयानी की दीवानी सी हो गई थी। वो हफ्ते में 1 दिन बिरयानी जरूर खाया करती। एक दिन वो बाहर से अंडा बिरयानी ऑर्डर करती है
और दरवाजे से पार्सल लेकर अंदर आई ही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन रेवा मंजू को आवाज लगाते हुए अंदर आती है। मंजू बहन, अरे ओ मंजू बहन, घर में हो कि नहीं? अभी ये इस टाइम घर क्यों टपकी है? क्या हुआ रेवा, किसी काम के लिए मुझे ढूंढ रही है क्या? हाय हाय, कैसी बात करती है मंजू, मैं क्या तुझे हमेशा काम के लिए ही ढूंढती हूँ? अरे तेरा हाल चाल पता करने आई हूँ। आप फिर बैठकर बातें करते हैं। वैसे अंजना बिटिया, ये हाथ में क्या पकड़े खड़ी है? बाहर से कुछ मंगवाया है क्या खाने का? तूने फिर कुछ खाने को मंगवाया है क्या अंजना? अरे कुछ क्या, बिरयानी ही मंगवाई होगी। बोल। इस रेवा आंटी को भी ना फालतू बोले बिना चैन नहीं है। मम्मी, वो भूख लग रही थी तो इसलिए मंगवा लिया, और फिर मोहन भी कह रहा था कि उसे कुछ बाहर का खाना है तो बस ऑर्डर कर दिया। अरे तो पैसे फूकने की जगह खुद से बनाने का कष्ट भी कर लिया कर। कोई नहीं मंजू, अरे खाने पीने की उम्र है इनकी, ज्यादा रोक टोक न लगा। वैसे जरा मुझे भी तो चखा, वो क्या है ना, बाहर की बिरयानी खाए बड़ा अरसा हो गया मुझे। हाँ क्यों नहीं अंजना, जा आंटी के लिए भी एक प्लेट में परोस कर ले आ। क्या बहरी है क्या? कान खराब हो गए हैं? कुछ कहा है मैंने, सुना नहीं? हाँ हाँ लाती हूँ। इतना बोलकर वो किचन में जाकर 2 प्लेट में अंडा बिरयानी परोसकर उनके सामने रख देती है और रेवा देखते ही देखते दोनों प्लेट की बिरयानी गपा गप खा जाती है और डकार लेते हुए कहती है, क्या बात है, ये अंडा बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट थी। आज पहली बार मैं बिना मेहनत किए बिरयानी खाने का सुख ले रही हूँ, वरना तो तू जानती है कि बिरयानी बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरी कमाई की जो अंडा बिरयानी थी वो तो ये रेवा आंटी चट कर गई। अरे कितने जन्मों की भूखी थी, प्लेट में ना तो अंडा छोड़ा ना बिरयानी। अरे अंजना, जरा बता तो सही, ऑनलाइन खाना मंगवाते कैसे हैं? छोड़, फिर कभी बताइयो, अभी मुझे मार्केट जाना है। अच्छा मंजू, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रेवा वहाँ से चलती बनती है और बेचारी अंजना को अंडा बिरयानी खाने के लिए नसीब ही नहीं होती। तभी वो अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी, मैंने क्या बिरयानी पड़ोसन को खिलाने के लिए मंगाई थी? अब मैं क्या खाऊंगी? अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था, मुझे क्या पता था वो सच में खाने बैठ जाएगी। वैसे सच में सारी खा गई। आप अभी के अभी मेरे लिए बिरयानी बनाओ, वो भी मटन वाली। मटन वाली क्यों? तूने तो अंडा बिरयानी मंगवाई थी ना। मेरा मूड बदल गया, अभी मुझे मटन वाली बिरयानी खानी है। हाँ तो जाकर खुद बना ले। अरे दाल चावल जितना आसान थोड़ी है बिरयानी बनाना, जो कहने पर बनाकर हाजिर कर दूं। मम्मी बना दो ना प्लीज, फिर जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी, प्लीज बना दो। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ, लेकिन अब से तुझे बिरयानी खाना कम करना होगा। देख रही हूँ इन दिनों तू बड़ी बिरयानी खा खा कर फैलती जा रही है। आज जितना भी चाहे खा लियो, पर उसके बाद नहीं। मम्मी रहम खाओ ना, बेटी हूँ मैं आपकी, ऐसे तो मत करो, गलत फायदा मत उठाओ अपने मम्मी होने का। ठीक है, फिर खुद जाकर बना ले। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, समझ जाओ ना मम्मी, बना दो ना। जिसके बाद मंजू मटन बिरयानी बनाने की तैयारी करती है और रात के खाने में वही परोसती है। तीनों मिलकर बिरयानी का आनंद लेते हैं और मंजू की बात मानकर अंजना बिरयानी खाना लिमिटेड कर देती है। शाम का वक्त था। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पार्टी करते हुए लॉन एरिया में बैठे हुए थे, जिसमें से एक लेडी अपने हाथ में मिरर लेकर लिपस्टिक लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपनी ड्रिंक बनाकर पी रहा था। और तभी एक लड़की स्विमिंग ड्रेस पहने स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और जूस लेकर चेयर पर बैठ जाती है। उसी के साइड में एक हैंडसम सा लड़का ऋत्विक लेटा होता है और उसी समय वो अपने बीते ख्यालों में डूब जाता है, जहाँ उसका एक दोस्त हितेश उससे बोलता है, अरे यार सुनना, मुझे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए विदेश जाना पड़ेगा। हाँ तो जा, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है जो तू ऐसे कर रहा है? अरे यार प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और वो लड़की बहुत अमीर घर की है, उसका नाम कृतिका है, लेकिन मैं उसे अब पढ़ा नहीं सकता, मुझे जाना होगा। तो क्या तू मेरी जगह उसे पढ़ा देगा? क्योंकि तुझे भी तो मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है ना। सच में तू मुझे लगवा देगा? अगर हितेश ने मुझे यहाँ लगवा दिया तो जो मेरे घर पर गरीबी छाई है वो दूर हो जाएगी। अरे हाँ यार, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुझे ट्यूशन पढ़ाने के। चल ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा उस लड़की को, लेकिन तू बता दियो उन्हें मेरे बारे में, फिर तेरी जगह मैं आऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं सब बता दूंगा। ऋत्विक हितेश के कहने पर उस अमीर लड़की कृतिका को पढ़ाने अगले दिन अपने दोस्त हितेश के साथ कृतिका के घर पहुंच जाता है और हितेश अपने दोस्त के बारे में सबको बताता है। उसी दिन शाम को हितेश अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है
और ऋत्विक उसकी जगह पर कृतिका को पढ़ाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन वो उससे कहता है, कृतिका, तुम जानती हो मेरा नाम? मेरे दोस्त ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था क्या कुछ? जी बताया था, लेकिन मुझे आपका नाम नहीं पता। ओके, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ऋत्विक एंड मैंने DU से मास्टर्स किया है। ओके सर। ओके देन, तुम्हें जहाँ लगे कि समझ नहीं आया वो दोबारा पूछ लेना, हेजिटेट मत होना। इतना कहकर ऋत्विक उसे पढ़ाने लगता है। उसे पढ़ाते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। इसी बीच अचानक से कृतिका के पापा राजेश को उनका ड्राइवर हड़बड़ी में आकर कहता है, साहब जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे तुरंत अपनी बीवी के पास गांव जाना पड़ेगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, जाओ। अब दूसरा ड्राइवर इतनी जल्दी कहाँ से आएगा? ऐसे तो हमारे सारे काम अटक जाएंगे। पास बैठा ऋत्विक जो कृतिका को पढ़ा रहा होता है, वो राजेश की बातें सुन लेता है और फिर बोलता है, सर मैं जानता हूँ एक ड्राइवर को, बहुत भरोसेमंद आदमी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको। अगर ऐसा है तो बुला लो और आज शाम को ही बुलाओ। ओके सर। राजेश के कहने पर ऋत्विक कालीचरण नाम के व्यक्ति को ड्राइवर की जॉब के लिए बुला लेता है। राजेश उससे बातचीत करके उसको जॉब पर रख लेता है। ऐसे ही एक दिन मौसम खराब होने की वजह से ऋत्विक को अपने घर जाने में देरी हो जाती है। तभी राजेश उसके पास आकर कहता है, अरे ऋत्विक, लगता है आज ये बारिश नहीं रुकेगी। आज तुम यहीं रुक जाओ। घर कितनी दूर है तुम्हारा? सर 4 घंटे लग जाते हैं। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। कोई नहीं सर, मुझे आदत है। वैसे तुम चाहो तो हमारे घर रुक सकते हो और हर संडे अपने घर जा सकते हो। इस तरह ऋत्विक कृतिका के घर पर ही रहने लगता है। वक्त गुजरता जाता है। एक दिन कृतिका कुछ लिख रही होती है कि उसका पेन खराब हो जाता है। वो दूसरा पेन लेने के लिए जा ही रही होती है कि फिसलकर गिर जाती है, मगर ऋत्विक उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन तभी ऋत्विक को किसी के आहट की आवाज आती है और फिर से दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। उनके कमरे में उसकी माँ मोना आ जाती है और बोलती है, अरे बेटा, और कितनी देर तक पढ़ाओगे कृतिका को? बस मैम, हो ही गया। ओके बेटा, तो तुम दोनों नीचे खाना खाने आ जाना। कुछ देर के बाद सभी खाना खा रहे होते हैं कि मोना अपनी नौकरानी धनिया से कहकर किचन से खीर मंगवाती है और वो जैसे ही खीर खाती है जोर से खांसने लगती है। कृतिका अपनी मम्मी को पानी पिलाकर उनसे बोलती है, मॉम, आप ठीक तो है ना? आपको अचानक खांसी कैसे आने लगी? कृतिका बेटा, वो खीर। मॉम वेट, मैं चेक करती हूँ। ओह शिट, इस खीर में तो बादाम है। धनिया, धनिया, इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को बादाम वाली खीर खिलाते हुए? तुम्हें नहीं पता कि उन्हें बादाम से एलर्जी है? दीदी, मैंने मेम साहब के खीर में बादाम नहीं डाले। आपको पता है ना, ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती। मैंने पहले भी तो कितनी बार खीर बनाई है, ऐसी गलती कभी नहीं करी। रहने दो तुम। अरे तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी वहाँ राजेश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद मोना की बिगड़ती तबीयत देखकर उसका पारा हाई हो जाता है और वो धनिया को उसी वक्त काम से निकाल देता है। धनिया के जाने के बाद मोना को घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक शाम कालीचरण उसके पास आकर उससे बोलता है, साहब, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, घर का काम कर करके मालकिन की तबीयत बिगड़ गई है। मेरी नजर में एक औरत है, बहुत ही भरोसेमंद है। आप कहो तो मैं उसे ले आऊं? जरूर, क्यों नहीं। बस तुम्हारी तरह ईमानदार होनी चाहिए। कालीचरण फूलन देवी नाम की एक औरत को घर लाता है और मोना उसे अच्छे से बातें करती है और फिर उसे काम पर रख लेती है। वक्त बीतता जाता है। राजेश ऋत्विक की ही तरह फूलन देवी और कालीचरण को भी अपने परिवार का ही सदस्य समझता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और राजेश मोना को अर्जेंटली एक शादी अटेंड करने जाना पड़ता है। उसी वक्त कृतिका की तबीयत थोड़ी खराब होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी के लिए एक केयर टेकर की जरूरत होती है और इस बात को समझते हुए फूलन देवी उनसे कहती है, मेम साहब, मैं एक लड़की को जानती हूँ और वो बिल्कुल बेबी जी की उम्र की है। आप चाहो तो मैं उसको बुला लेती हूँ। ठीक है, बुला लो। मोना की बात सुनकर फूलन देवी उस लड़की को केयर टेकर के लिए बुला लेती है, जिसका नाम सुहाना होता है, और उसे पूछताछ करके दोनों पति पत्नी शादी के लिए निकल जाते हैं। अब सुहाना कृतिका का बहुत ख्याल रखती है। यूं ही वक्त गुजरता जाता है और एक रात
राजेश और मोना पार्टी में जाते हैं और घर पर सभी मिलकर अपनी पार्टी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कालीचरण ड्रिंक पी रहा होता है, सुहानी पूल में नहा रही होती है और फूलन देवी मेकअप कर रही होती है। साथ ही ऋत्विक मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी फूलन देवी उससे कहती है, वाह मेरे बेटे, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने। मेरा बेटा है ही इतना समझदार, देखा नहीं कैसे पुराने ड्राइवर को निकलवा कर मुझे यहाँ इतने बड़े घर में ले आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे भाई ने तो मौके पे चौका मारकर मेरी क्या एंट्री करवाई है इस घर में केयर टेकर के रूप में। अगर भैया नहीं होते तो आज हम लाखों में ना खेल रहे होते। तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है। लेकिन आप सब भूल रहे हैं कि ये मेरे बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता था। आप मेरी वजह से ही आज लाखों में खेल रहे हैं। अपने प्यार के चलते मैंने अपनी ही माँ को बादाम वाली खीर खिला दी, तब हुई थी आपकी एंट्री। हाँ वो तो है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने इन सब में हमारा साथ क्यों दिया? मतलब तुमने अपनी माँ को ही एलर्जी वाली खीर खिला दी? क्योंकि आंटी मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उसकी मदद की। क्योंकि मेरे मॉम डैड कभी इस शादी के लिए राजी ही नहीं होते। मतलब तुम सब जानती थी? इतने में वहाँ पर राजेश और मोना दोनों आ जाते हैं और उन सभी की सारी बातों को सुन लेते हैं, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजेश ऋत्विक को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, इतना बड़ा धोखा किया तूने हमारे साथ, शर्म नहीं आई ये करते हुए? जी मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। हाँ मैंने गलत जरूर किया है, लेकिन बुरा कुछ नहीं किया। मैं और कृतिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मेरी गरीबी देखकर आप कभी उसकी शादी मुझसे करवा ही नहीं पाते, इसलिए मैंने ये सब किया। हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि ये सब मेरा परिवार है। वो सब लोग मिलकर राजेश और मोना से माफी मांगते हैं, साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राजेश उन सभी को रोक लेता है। इसके बाद वो कृतिका और ऋत्विक के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है, साथ ही बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी भी करवा देता है। शादी के बाद दोनों विदेश शिफ्ट हो जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।